हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का महा मैराथन क्लास का दूसरा वीडियो। और इसके पहले हम एगो वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और महा मैराथन क्लास का जितना क्लास होगा ना, सभी क्लास को आप लोग देखिएगा। और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। देखिए, बायोलॉजी का 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर लिखे। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के अंतर अंतर लिखे। आपके एग्जाम के लिए ना वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोगों ने एक बगल लिखिएगा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा बगल लिखिएगा न्यूक्लियोटाइड। जब भी अंतर लिखना होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, एक बगल न्यूक्लियोसाइड और दूसरा बगल न्यूक्लियोटाइड। इसमें पहला अंतर लिखिएगा, यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और शर्करा के संयोग से बनता है। यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और शर्करा के संयोग से बनता है। और यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और फास्फेट के संयोग से बनता है। यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और फास्फेट के संयोग से बनता है। दूसरा अंतर लिखिएगा ना, इसका स्वभाव क्षारीय होता है। इसका स्वभाव कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका स्वभाव कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। और इसका स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। इसका स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना 27 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ना। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, mRNA और tRNA के बीच अंतर बताएं। mRNA और tRNA के बीच अंतर बताएं। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, mRNA एक बगल और दूसरा बगल tRNA। mRNA में पहला अंतर लिखिएगा, यह जीवाणु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? अमीनो अम्ल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमीनो अम्ल में पाया जाता है। दूसरा अंतर लिखिएगा, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और यह किसका कार्य करता है? तो अनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। किसका काम करता है? तो अनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ना यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। हमेशा पूछता है mRNA और tRNA के बीच अंतर लिखे। तो मात्र आप लोग दो गो अंतर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 28 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ना, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच अंतर बताएं। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच अंतर बताना है। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा यूक्रोमेटिन और दूसरा बगल लिखिएगा हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन में ना पहला अंतर लिखिएगा, इसमें बार बॉडी नहीं बनता। इसमें बार बॉडी नहीं बनता है। और इसमें बार बॉडी बनता है। इसमें क्या होता है? बार बॉडी बनता है। इसका साइज ना आप लोग देखिएगा 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? तो 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका साइज कितना होता है? 250 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? तो 250 एंगस्ट्रॉम होता है। यह ज़्यादा सक्रिय होता है। देखिए, यूक्रोमेटिन होता है ना, ज़्यादा सक्रिय होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? तो कम सक्रिय होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यूक्रोमेटिन में बार बॉडी नहीं बनता है और इसमें बार बॉडी बनता है। और इसका साइज 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका साइज 250 एंगस्ट्रॉम होता है। और यह ज़्यादा सक्रिय होता है और यह कम सक्रिय होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 29 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ना। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जीन चिकित्सा तथा आणविक सिद्धांत के बीच अंतर स्पष्ट करें। जीन चिकित्सा और आणविक सिद्धांत के बीच अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा में आप लोग पहला अंतर लिखिएगा, जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है। सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है। इसमें जीव के अनुवांशिक दोष का पहचान किया जाता है। देखिए, जीन चिकित्सा में ना जीनों का सुधार किया जाता है और अनुवांशिक दोष का पहचान किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जीन चिकित्सा द्वारा जीनों का सुधार किया जाता है और इसमें जीव के अनुवांशिक दोष का पहचान किया जाता है।
आप लोग दूसरा लिखिएगा ना आणविक सिद्धांत। तो आणविक सिद्धांत में आप लोग पहला अंतर लिखिएगा, इसमें रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें ना रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और इसमें आप लोग दूसरा लिखिएगा, इसमें रोग का प्रारंभिक पहचान किया जाता है। देखिए आणविक सिद्धांत में ना रोग का जो प्रारंभिक पहचान होता है ना उसी को किया जाता है, और इसमें प्रारंभिक पहचान के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग भी इसको याद रखिएगा। देखिए आप लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, बस आप लोग PDF को पढ़ कर जाइएगा ना तो सब क्वेश्चन आप लोग बना कर आइएगा। तो आप लोग PDF को पूरा पढ़िएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है ना, ब्रीसर तथा अंडाशय के बीच अंतर बताए। ब्रीसर और अंडाशय के बीच अंतर बताना है। तो ब्रीसर में आप लोग लिखिएगा, यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति तथा नरलिंग टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। ब्रीसर क्या करता है, तो शुक्राणुओं का उत्पत्ति यानी निर्माण करता है और नरलिंग टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति तथा नरलिंग टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा अंडाशय। तो अंडाशय में आप लोग लिखिएगा, यह अंडों की उत्पत्ति तथा मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। अंडाशय क्या करता है, तो अंडों की उत्पत्ति यानी निर्माण करता है और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। ब्रीसर किस हार्मोन को स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय क्या करता है, एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है ना 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, ट्रांसलेशन का वर्णन करें। ट्रांसलेशन का वर्णन करना है। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको हम पहले बता दिए थे, फिर आपको बता रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी छोटा सा टिप्पणी लिखना है। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है वंध्यता कहलाता है। किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है उसे वंध्यता कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है वंध्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ना 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। मेंडल था ना अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि यह वार्षिक होता है। क्या होता है, वार्षिक होता है। इसमें कोई विपरीत लक्षण पाया जाता है तथा इसका देखभाल करना आसान होता है। देखिए मेंडल था ना अपने प्रयोग के लिए मटर को ही चयन क्यों किया, तो इसलिए किया क्योंकि यह वार्षिक होता है और इसका कोई विपरीत लक्षण पाया जाता है और इसका देखभाल करना आसान होता है यानी इजी होता है। तो इसीलिए क्या किया, मटर का चयन किया था। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा, परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप लोग लिखिएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि यह वार्षिक होता है और इसमें कोई विपरीत लक्षण पाया जाता है और इसका देखभाल करना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है ना 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखे। कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, कूट फल किसे कहा जाता है। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कूट फल कहलाता है। वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे कूट फल कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, सेव नाशपाती। सेव और नाशपाती क्या होता है, तो कूट फल का उदाहरण होता है। सेव और नाशपाती का जो विकास होता है ना अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, इसीलिए सेव और नाशपाती को कूट फल कहा जाता है। तो कूट फल के बारे में आप लोग लिखिएगा, वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है कूट फल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ना 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना,
रक्त का कार्य बनाए, रक्त का कार्य बताए। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, रक्त का कार्य बताए। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा रक्त का कार्य निम्नलिखित होता है। पहला आप लोग लिखिएगा यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। रक्त क्या करता है, शरीर का जो टेम्परेचर यानी तापमान होता है उसको बनाए रखता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा रक्त में पाए जाने वाला WBC शरीर के रोगों के संचरण से बचाता है। देखिए रक्त में क्या पाया जाता है, तो WBC होता है ना, शरीर के रोगों को संरक्षण से बचाता है। तीसरा आप लोग लिखिएगा रक्त में पाए जाने वाला RBC रक्त में O2 तथा CO2 का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। RBC किसका कार्य करता है, तो O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण का कार्य करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रक्त का निम्नलिखित कार्य होता है, यह शरीर का तापमान बनाए रखता है, और रक्त में जो WBC पाया जाता है ना वह शरीर के रोगों के संरक्षण से बचाता है। और रक्त में पाए जाने वाला RBC क्या करता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ना 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यक्ष सहलगनता एवं परोक्ष सहलगनता पर टिप्पणी लिखे। प्रत्यक्ष सहलगनता और परोक्ष सहलगनता पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा प्रत्यक्ष सहलगनता। तो प्रत्यक्ष सहलगनता में लिखिएगा जो जीन 50 या उससे कम मेप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष सहलगनता कहते हैं। जो जीन 50 या उससे कम मेप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष सहलगनता कहते हैं। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना परोक्ष सहलगनता। परोक्ष सहलगनता में लिखिएगा जो जीन 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे परोक्ष सहलगनता कहते हैं। जो जीन 50 से अधिक मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे परोक्ष सहलगनता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना बहुविकल्पता के बारे में लिखे। बहुविकल्पता के बारे में लिखे। किसी लक्षण के वंशगति का नियंत्रक जब 2 से अधिक जीन या अलील द्वारा होता है तब उसे बहुविकल्पता कहते हैं। किसी लक्षण के वंशगति का नियंत्रण जब 2 से अधिक जीन या अलील द्वारा होता है ना तब उसे बहुविकल्पता कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कैंसर के 2 लक्षण लिखे। कैंसर के 2 लक्षण लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कैंसर के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला लक्षण आप लोग लिखिएगा ना शरीर के भार में कमी। भार मतलब होता है वजन, तो शरीर के वजन में कमी हो जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि करना। शरीर का कोई भाग होता है जो अत्यधिक वृद्धि करने लगता है, यही इसका लक्षण है। तो कैंसर के 2 लक्षण को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु जनित किन्ही 4 प्रतिजैविक का नाम लिखे। जीवाणु जनित किन्ही 4 प्रतिजैविक का नाम लिखना है। तो सबसे VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 4 गो प्रतिजैविक का नाम हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, या 2 प्रतिजैविक का नाम। तो आप लोग पहला याद रखिएगा सिफ्लोएस्पेरिन, सिफ्लोएस्पोरिन। दूसरा आप लोग लिखिएगा पॉलीपोरिन, दूसरा का लिखिएगा पॉलीपोरिन। तीसरा आप लोग लिखिएगा थायरोक्सिन, तीसरा का लिखिएगा थायरोक्सिन। चौथा आप लोग लिखिएगा सबटिलिन जीवाणु। क्या होता है, सबटिलिन जीवाणु। तो 4 गो प्रतिजैविक का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, इसके 2 लाभ लिखे। अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, इसका 2 लाभ लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा अनुवांशिकता रूपांतरित जीव से क्या समझते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किए गए हैं अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिसके जीन में परिवर्तन किया गया है उसी को अनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है। तो अब आप लोग इसका लाभ लिखिएगा। तो लाभ में पहला लाभ होगा खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि। खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि। दूसरा आप लोग लिखिएगा कीटनाशक पर निर्भरता कम हो जाता है। कीटनाशक पर क्या होता है, निर्भरता होता है, वह कम हो जाता है। तो इसका लाभ को आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है ना 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। धान तथा गेहूं के दो दो प्रोन्नत किस्म के नाम लिखे। धान और गेहूं के नो दो दो गो प्रोन्नत किस्म के नाम लिखना है, सबसे ऊंचा जो किस्म होता है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा धान के प्रोन्नत किस्में। साबरमती हो गया, जया हो गया, बला हो गया। साबरमती, जया, बला। तो अब आप लोग लिखिएगा गेहूं के प्रोन्नत किस्में। तो गेहूं में आप लोग का हो जाता है कल्याण सोना, सरबती, सोनरा। कल्याण सोना और सरबती, सोनरा। तो आप लोग दो दो गो प्रोन्नत किस्म के नाम को आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बायो प्रो स्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं। बायो प्रो स्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर सतत नजर रखती है, बायो प्रो स्पेक्टिंग कहलाता है। आप लोग इसको समझिएगा। वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के उपयोगी प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर सतत नजर रखती है उसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। यानी जो उत्पादन के तत्व होते हैं उस पर सतत नजर रखती है उसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना जन्मजात रोग की परिभाषा दे। जन्मजात रोग की परिभाषा दे। वैसा रोग जो जन्म से ही जन्मजात होता है उसी को जन्मजात रोग कहा जाता है। वैसा रोग जो जन्म से होता है उसी को जन्मजात रोग कहा जाता है। वैसा रोग जो जन्म से होता है उसको क्या कहा जाता है, तो जन्मजात रोग कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा अंधापन, बहरापन, ये जन्मजात रोग के उदाहरण होते हैं। अंधापन, बहरापन ये जन्मजात के रोग के उदाहरण होते हैं, यानी जन्म के समय हो जाता है उसी रोग को हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना सत्य फल क्या है। सत्य फल क्या है। जिस फल के निर्माण में फल के फूल के अंडाशय ही भाग लेते हैं उसे सत्य फल कहा जाता है। जिस फल के निर्माण में न फल के फूल के अंडाशय ही भाग लेते हैं। देखिए जिस फल के निर्माण में फल या फूल के अंडाशय ही भाग लेते हैं उसी को सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल में क्या होता है, तो अंडाशय केवल भाग लेते हैं उसी को सत्य फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुभ्रूरता क्या है। बहुभ्रूरता क्या है। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को बहुभ्रूरता कहते हैं। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक बीज होता है ना तब उसको बहुभ्रूरता कहा जाता है। जैसे नींबू होता है ना तो नींबू के अंदर कई बीज होते हैं, एक से अधिक बीज होते हैं, तो इसीलिए नींबू को बहुभ्रूरता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 46 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना एक पुंजक या क्लोन क्या है। एक पुंजक या क्लोन क्या है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही को जनक भाग लेता है तो इससे प्राप्त संतान अथवा संतान अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतति एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अलैंगिक जनन में न एक ही को जनक भाग लेता है तो इससे जो प्राप्त संतान होता है अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त संतति यानी संतान को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेबीज बीमारी के कारण लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखे। 47 नंबर क्वेश्चन है ना रेबीज बीमारी के कारण लिखना है, उसका लक्षण लिखना है और उसका नियंत्रण के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग उसका कारण लिखिएगा। तो यह कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। रेबीज बीमारी किसके कारण होता है, तो कुत्ता बिल्ली के काटने से। दूसरा आप लोग इसका लक्षण लिखिएगा। तो लक्षण में आप लोग लिखिएगा हाइड्रोफोबिया निगलने में कठिनाई होता है। इसके लक्षण में क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोफोबिया निगलने में कठिनाई होता है। तीसरा आप लोग नियंत्रण लिखिएगा, मतलब किसके द्वारा इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण कराना, मतलब इसके विरोध में टीकाकरण लेना चाहिए, तब आप लोग इसको नियंत्रण कर सकते हैं। यह बीमारी कुत्ता और बिल्ली के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग लिखिएगा हरित क्रांति के बारे में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है तथा इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होता है उसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति का मतलब
मतलब हुआ ना फसल में जो वृद्धि किया जाता है, यानी खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है या इसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होता है, इसी को हरित क्रांति कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए ना एकदम VVI क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग का एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है, उसको आप लोग याद रखिएगा। और हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जाता है 5 नंबर में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 49 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, जैव विविधता आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है। देखिए जैव विविधता है ना आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है। नई फसलों के स्रोत के रूप में किस प्रकार उपयोगी है, तो नई फसलों के स्रोत के रूप में उपयोगी है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, उन्नत किस्म के प्रजनन के लिए सामग्री के रूप में उपयोगी है। उन्नत किस्म के प्रजनन के लिए सामग्री के रूप में उपयोगी है। तीसरा आप लोग लिखिएगा, नए जैव निम्नीकरण पीड़कों के स्रोत में उपयोगी है। नए जैव निम्नीकरण पीड़कों के स्रोत में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है ना 50 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ना 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ वन्य जीवों के विलुप्त का 2 कारण लिखना है, यानी वन्य जीव के विलुप्त का 2 कारण लिखना है। तो आप लोग पहला वाला वीडियो देखिएगा ना, उसमें हम एकदम विस्तार से बताएं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसमें आप लोग को एकदम VVI क्वेश्चन कराए हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आप लोग लिखिएगा ना वनों की कटाई और अवैध शिकार। अगला क्वेश्चन है ना 51 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। कृषि का वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी तथा अन्य रसायनों का उपयोग न कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग होता है, उसे कार्बनिक खेती कहा जाता है। कार्बनिक खेती का मतलब हुआ कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक खेती का मतलब क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसी खेती को कार्बनिक खेती कहा जाता है। मतलब जिस खेती को करने के लिए हम लोग कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसी को कार्बनिक खेती कहा जाता है। सबसे सरल परिभाषा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कृषि का वह विधि जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी तथा अन्य रसायनों का उपयोग न करके कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है, उसी को कार्बनिक खेती कहा जाता है। तो आप लोग का बायोलॉजी का ना महा मैराथन में टोटल आप लोग का 51 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 51 क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा, एकदम आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। महा मैराथन क्लास का ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा वीडियो आप लोग देख कर जाइए और टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए। उसमें आप लोग का PDF मिलेगा। केमिस्ट्री का आप लोग का ना पहला महा मैराथन का जो क्लास है ना, उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग का सब PDF मिलता है। बस आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।